सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 6 की। इतिहास का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर यानी अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? प्रश्न क्रमांक 1 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला प्रश्न क क्या दिया हुआ है? राज राजेश्वर मंदिर खालिस्तान में बनाया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि राज राजेश्वर मंदिर जो है वो तंजावुर में बनाया गया था, है ना। तो हम यहाँ पर तंजावुर लिख देते हैं। इसके बाद में ख नंबर पर जो खालिस्तान दिया हुआ है वो है कि अजमेर सूफी संत खालिस्तान से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है, ठीक है ना। ये अमीर खुसरो के गुरु भी माने जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ग पर आते हैं और देखते हैं क्या है। ग पर आने के बाद में जो हमें प्रश्न दिया है वो है हम्पी खालिस्तान साम्राज्य की राजधानी थी। तो हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, है ना। इसके बाद में हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में खालिस्तान पर अपनी बस्ती बसाई। तो यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा कि हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बसाई, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि ये खालिस्तान आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? बताएं क्या सही है और क्या गलत है। क नंबर पर हमें दिया हुआ है हम राज राजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार स्थपति के नाम एक शिलालेख से जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो है सत्य बात है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ख नंबर पर दिया है सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने की बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। फिर ग नंबर पर दिया है काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। मैं आपको बता दूं कि ये भी गलत है। और चौथा है सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन था। तो ये बात भी आप जानते हैं कि ये गलत है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? प्रश्न क्रमांक 3 है कि तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी, यानी तंजावुर नगर में जल की आपूर्ति कैसे होती थी, इस बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि मैं आपको बता दूं कि तंजावुर जो है वो मुख्य रूप से एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है ना। मंदिर नगर जो है वो नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण की बात करें तो नगरीकरण नगरों के विकास की एक प्रक्रिया है, ये तो हम जानते ही हैं, है ना। मंदिर जो होते हैं दोस्तों वो अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी जो थे वो भी दान दक्षिणा आदि दिया करते थे, है ना। इसी बीच में आपको याद होगा कि ये जो अध्याय है इसमें हमने कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक के बारे में भी पढ़ा था, है ना। मैं आपको याद दिला दूं कि कांसा जो है वो एक मिश्र धातु होती है ना, जो तांबे और रागे यानी टिन के मेल से बनती है। आप कहेंगे कि सर क्या आप इस प्रश्न से संबंधित जानकारी ही दे रहे हैं? तो मैं आपसे कहूँगा कि हाँ, बिल्कुल सही है। मैं इस प्रश्न से संबंधित जानकारी ही आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जानकारी मेरे मायने में ज़रूरी है इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तरों को समझने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या कह रहा था मैं आपसे कि कांसा जो है वो एक मिश्र धातु होती है ना। और मैं आपको बता दूं कि घंटा धातु जो है इसमें रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। बात करें तो चोलकालीन कांस्य मूर्तियां जो है वो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी।
इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी दोस्तों, और उससे क्या किया जाता था कि चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से लीप दिया जाता था, और ऐसा करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह से सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था, और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर के ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था, और उसमें से नकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। ठीक है ना दोस्तों, मंदिर के जो कर्ता धर्ता है वो मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर और उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते चले गए। इसी प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव भी हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन, आप कह लीजिए भीलसा या विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई यानी तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था, और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा यानी मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण को प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके विषय में हम अध्याय 8 में भी देख चुके हैं, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे, और उनके जो दर्शनार्थी हैं और जो श्रद्धालु हैं ना, वो सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। और अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं, है कि नहीं। तो ये तंजावुर के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी जो कि बहुत ज़रूरी था, मुझे लगा आपको बताना। तो हम प्रश्न पर आते हैं, क्या है, तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी। समझिए, तंजावुर नगर बारहमासी नदी कावेरी के पास में स्थित था। इस नदी के शहर को पानी की आपूर्ति की जाती थी। साथ ही शहर से पानी की आपूर्ति कुओं और टंकियों से भी होती थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था। तो मैं आपको बता दूं कि मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में बुनकर जैसे कारीगर, सौदागर, देसी व्यापारी और शिल्पकार रहते थे। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं आइए समझे शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 5 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? प्रश्न क्रमांक 5 है कि आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि 8वीं शताब्दी की अगर हम बात करें ना, तो 8वीं शताब्दी से ही क्या हुआ कि जो उपमहाद्वीप है उसमें अनेक छोटे छोटे नगरों का एक, आप समझ लीजिए कि एक संजाल सा बिछने लग गया था। ठीक है ना। ये जानकारी हमें अपनी किताब से ही मिलती है। और हुआ क्या कि संभवतः उनका जो प्रादुर्भाव है वो बड़े बड़े गांवों से ही हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका जो है वो होती थी। मंडपिका का अर्थ क्या होता है, आप समझ लीजिए आसान सरल भाषा में मंडी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। जो भी वो अपना उनकी जो उपज होती थी उसको बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहां पर दुकानें और बाज़ार थे, जिन्हें हट कहा जाने लगा या हट कहा जाता था। आप सरल भाषा में हाट समझ लीजिए, बाद में इन्हें हाट कहा जाने लगा। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों, जैसे कि शिल्पियों कहा तो आप कौन से लोगों की बात समझते हैं? कारीगरों, शिल्पियों मतलब जैसे कुम्हार, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे।
कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास के दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आमतौर पर अगर बात करें तो कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारी शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी क्या है पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो जो प्रश्न है कि मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए, ये आप समझ लीजिए कि उसका एक आधार था जो मैंने जानकारी अभी आपको दी। अब देखिए कि इसको हम बिंदुओं के रूप में किस तरह से अपना उत्तर यहाँ पर सटीक ढंग से दे सकते हैं। मंदिरों के आसपास नगर विकसित निम्नलिखित कारणों से हुए। सबसे पहला, मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। दूसरा, मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में देते थे जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहितों पंडितों को भोजन भी कराया जाता था। तीसरा बिंदु समझिए, मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे, है ना। चौथा, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। और अंतिम बिंदु है कि समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों और तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। अब अगले प्रश्न पर आते हैं जो है प्रश्न क्रमांक 6। क्या है कि मंदिरों के निर्माण तथा उनके रखरखाव के लिए शिल्पी जन कितने महत्वपूर्ण थे। तो उत्तर को ध्यान से समझिएगा। मंदिर सबसे पहले परिष्कृत कलाकृति प्रदर्शित करने के स्थान थे। सबसे पहले की बात हो रही है, इसीलिए क्या होता था, जो शिल्पकार होते थे वो मंदिर के निर्माण और रखरखाव के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उन्होंने निम्नलिखित गतिविधियों का प्रदर्शन किया। कौन कौन सी? सबसे पहले, बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। सोचिए, नाम के आधार पर, क्षेत्र के नाम के आधार पर शिल्प का नाम बीदरी हो गया। इसके बाद पांचाल यानी विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक थे। और इसके बाद बुनकर भी मंदिरों को भरी दान दक्षिणा दिया करते थे। तो मुझे उम्मीद है कि एक सटीक उत्तर इस प्रश्न के लिए कैसे लिखा जा सकता है आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किसकी? प्रश्न क्रमांक 7 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? प्रश्न क्रमांक 7 ये है कि जो लोग हैं वो दूर दूर के देशों प्रदेशों से कहाँ आते थे? सूरत, है ना। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि सूरत क्यों आते थे। चलिए अब इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। देखिए, अभी हमने बीदर की बात की, तो दोस्तों बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। हमने देखा कि उनका शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल की बात करी, विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहा, राजमिस्त्री का जिक्र आया है कि नहीं। इसके अलावा वे राजमहलों और बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। और इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी जो थे ना, वो समृद्धशाली समुदाय उस समय बन गए थे और मंदिरों को भारी दान दक्षिणा ये लोग दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कि कपास को साफ करना, कातना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय उस समय बन गए थे, जिनके लिए किसी प्रकार की विशेषज्ञता की जो है आवश्यकता उस समय नहीं होती थी। ठीक है ना। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, प्रश्न पर आ जाते हैं हम। सूरत की बात की जा रही है कि लोग जो है वो यहाँ पर क्यों आते थे, है ना। समझिए, इसको हम बिंदुओं के रूप में अपना उत्तर लिखेंगे। सबसे पहला, सूरत भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बंदरगाह था, है ना। बंदरगाह होना ही अपने आप में उस समय इसे महत्वपूर्ण बना देता था। बाकी सारी चीज़ें भी हैं, एक एक करके समझते हैं। दूसरा, यह मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार का प्रतीक था। जब मुगल काल था तो उस समय किसका प्रतीक था? किसका प्रतीक था? पश्चिमी व्यापार का।
इसके बाद तीसरा बिंदु, सूरत ओरमस की खाड़ी के माध्यम से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार का प्रवेश द्वार था। ये चीज़ भी इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बना देती है। इसके बाद सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज़ से यहीं से रवाना होते थे। अगला बिंदु, सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। ठीक है ना। और अंतिम बिंदु के रूप में लिखेंगे कि सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे। यही कारण थे जिससे कि लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से कहाँ आते थे, सूरत आते थे। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। वो क्या है? वो है कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार से भिन्न था। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हम किस प्रकार से देते हैं। दोस्तों, कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन जो है वो तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से भिन्न था। कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसका उत्तर देते हैं। पहला, तंजावुर में शिल्पकार जो थे दोस्तों वो स्वतंत्र थे, है ना, आज़ाद थे, जबकि कलकत्ता में वे यूरोपीय लोगों के हाथ में थे। तंजावुर की बात करें तो यहाँ पे शिल्प को रुचि के आधार पर विकसित किया गया था, इंटरेस्ट के आधार पर, और वे रचनात्मक और विशेष थे, जबकि कलकत्ता के शिल्पकारों ने अग्रिम प्रणाली पर काम करना शुरू कर दिया था। तीसरा, वे अपने स्वयं के बनाए हुए शिल्प और वस्त्र बेचने के लिए स्वतंत्र थे, जबकि यहाँ उनके पास अपने स्वयं के शिल्प को बेचने की स्वतंत्रता ही नहीं है। और चौथा, कलकत्ता में उन्हें अपनी कंपनी के एजेंटों द्वारा उन्हें आपूर्ति की गई डिज़ाइन को फिर से तैयार करना पड़ता था। अब उन्हें इन नए शहरों के भीतर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन में जाना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक 8 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 9 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 9? इस अध्याय में वर्णित किसी एक नगर की तुलना आप अपने परिचित किसी कस्बे या गांव से करें। दोनों के बीच कोई समानता या अंतर है? देखिए, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि नीचे दिए गए कुछ सहायक सूचना है, इसकी सहायता से आप इस प्रश्न के उत्तर को स्वयं कर पाएंगे। सहायक सूचना जैसे नई दिल्ली भारत की राजधानी का वर्तमान दिन ले लेते हैं। समानताएं की बात करें तो यह सरकार की गद्दी है, यहाँ पर क्या संसद, न्याय यही मिलता है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, कई व्यापारी और शक्तिशाली यहाँ पर रहते हैं। यह वाणिज्यिक परिसर है, सांस्कृतिक विकास केंद्र है और रोजगार के अवसर प्रदान करता है आदि। अगर अंतर की बात करें तंजावुर के साथ तो चलो, चोलों की राजधानी है ना, इसका आकार बहुत बड़ा है, इसमें एक विस्तृत परिवहन प्रणाली है, यह दिन प्रतिदिन विस्तार कर रहा है, यह गैरकानूनी गतिविधियों का भी अनुभव करता है, प्रवासियों ने वर्तमान दिल्ली आदि को भरा। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 10? सौदागरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आपके विचार से क्या वैसे कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई हैं? तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि सौदागरों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं जो हैं वो कुछ निम्न रूप से हैं। सबसे पहले, उन्हें जंगलों से होकर जाना पड़ता था और वहाँ हमेशा बना रहता था लुटेरों का डर। ठीक है। दूसरा, व्यापारियों जैसे मौलाना अब्दुल गफ्फार और भारतीय कुंवारी वोरा, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज़ों का स्वामित्व था, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों द्वारा वश में किया गया था। फिर उन्हें अपना व्यवसाय चलाने के बजाय कंपनी के एजेंट के रूप में काम करना पड़ा। और तीसरा बिंदु, हाँ, ऐसी कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, आइए करके देखें। शीर्षक के अंतर्गत है प्रश्न क्रमांक 11। तंजावुर या हम्पी के वास्तुशिल्प के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें और इन नगरों के मंदिरों तथा अन्य भवनों के चित्रों की सहायता से एक स्क्रैप बुक तैयार करें। आप इंटरनेट पर इसको खोज सकते हैं, है ना। चूँकि एक रचनात्मक कार्य है तो आप इसे स्वयं करें, लेकिन एक छोटी सी जानकारी मैं आपको हम्पी के बारे में बेसिक बता देता हूँ, समझिएगा। दोस्तों, हम्पी जो है ना वो जाना जाता है उसकी विशिष्ट वास्तुकला के रूप में, है ना, क्योंकि वो कई प्रकार की थी वहाँ पे वास्तुकला। वहाँ के जो आप अगर बात करें तो वहाँ के जो भवन है ना, जो शाही भवन कहलाते हैं, वो भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, है कि नहीं। और उनमें क्या था, मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। आले आप जानते हैं ना,
वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोडो की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने भी थे। अगर बात करें दोस्तों कब की, 15वीं और 16वीं शताब्दियों की, तो उसके अपने समृद्धि काल में हम्पी जो है वो कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाज़ारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। दोस्तों, मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां पर राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने यानी उपहार लिया करता था, वहीं पर विराजमान हो जाता था और उसके बाद राजा नृत्य और संगीत का मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथ विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो जाता है। ठीक है ना। और बात की गई थी यहाँ पे थंजावुर की। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इस अध्याय में हमने अभी सूरत का भी जिक्र किया। अब मैंने हम्पी के बारे में बताया तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम सूरत की बात करें तो सूरत जो है वो मुगल काल में कैम्बे यानी आज का जो खंबात है ना, और कुछ समय बाद का जो अहमदाबाद है, उसके साथ साथ गुजरात और पश्चिमी व्यापार का भी वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। सूरत जो है वो ओरमुज की खाड़ी से होकर के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। ये तो आप जानते ही हैं, है ना। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे, है ना। सूरत दोस्तों एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी की बात करें तो वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखाने और माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इसी बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। दोस्तों, सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। अगर बात करें तो राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह यहाँ पर बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां भी थी। हम जानते हैं कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। मैंने आपको हुंडियों के बारे में बताया। एक ऐसा दस्तावेज होता था जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की। क्या है? किसी वर्तमान तीर्थ स्थान का पता लगाएं। बताएं कि वहाँ लोग क्यों जाते हैं, क्या करते हैं, और ये भी बताएं कि क्या उस केंद्र के आसपास दुकानें हैं और वहाँ क्या खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है ना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से देंगे, है ना। यह चूँकि एक रचनात्मक कार्य है, ठीक है ना, तो मेरी आपसे ऐसी अपेक्षा है कि आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से दें। और मैं आपको बता देता हूँ कि एक सहायक सूचना के तौर पर कश्मीर में हज़रत बाबसल मस्जिद जो है उसके वैष्णो देवी मंदिर के बारे में सोच सकते हैं। लोग तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं। तीर्थ स्थलों में स्थानीय व्यापारियों की दुकानें भी हैं। प्रसाद बेचने में से एक हिस्सा शॉल और अन्य स्थानीय उत्पादों से भी जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर संभवतः कुछ टाइपिंग शायद मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। तो ये आप रचनात्मक कार्य स्वयं से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पारीक्षिक दृष्टिकोण से भी, और इसमें एक और जानकारी अन्यत्र के तौर पर हमें दी गई थी जो थी वास्को डी गामा के बारे में। आप जानते हैं ना वास्को डी गामा के बारे में।
मैं आपको बता दूं कि समय 15वीं शताब्दी का था जब यूरोपीय नाविकों के द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के एक आप समझ लिए कि अभूतपूर्व कार्य किए गए और उनमें से अनेक नाविक जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। आप समझिए कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज़, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा भी नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज़ तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा, समझ लीजिए आप। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ज़रूर समझ में आई होगी और मेरी आपसे ऐसी उम्मीद अपेक्षा है कि आपको अगर ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर करें, साझा करें अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों और परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी समझ पाएँ, इस जानकारी को देख पाएँ, इस वीडियो को, है ना। और मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय पर सरल और विस्तृत भाषा में एक वीडियो बना करके हमने ऑलरेडी अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा करने के बाद में आपको इस अध्याय के भीतर से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में भी सहायता मिलेगी, आप सक्षम हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इन वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप हर परीक्षा में अच्छे परिणामों को प्राप्त कर सकें, अच्छी सूझबूझ के साथ में। फिर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगली नई जानकारी, नए अध्याय, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।